students, welcome back to the series of video classes for the subject of physics. And today we are back with the second lecture of the fourth unit, which is electromagnetic induction and alternating currents. So in today's lecture, the topic which we are going to start is Faraday's experiments and Lenz's law. Faraday's experiments and Lenz's law will be the topic for the today's lecture. Faraday's experiments and Lenz's law. So students, ये कौन से एक्सपेरिमेंट है जो आज हमें सीखने और करने हैं? And what is the importance of these experiments? So students, these are the experiments which were performed by Faraday to demonstrate the phenomena of electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना को डेमोंस्ट्रेट करने के लिए फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो एक्सपेरिमेंट में से 3 एक्सपेरिमेंट्स वी आर गोइंग टू डू इन दिस लेक्चर। और ये 3 एक्सपेरिमेंट्स हमारी नॉलेज को काफी अच्छे लेवल पर ले जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना समझने के लिए। ओके, सो वी विल स्टार्ट द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 1। फैराडे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या है? देखो, ऑन अ सॉफ्ट आयरन रोड, ये सॉफ्ट आयरन रोड है। ओके, वी आर हैविंग two coils, 1 and 2, second one. There are 2 coils founded over a soft iron core. ठीक है, they are neighboring coils. Okay, coil P is having a cell or a battery with the help of a key. This is a tapping key. This is a tapping key. Okay. And another coil Q, it is fixed with a sensitive galvanometer. It is fixed with a sensitive galvanometer. Okay, ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। This is the experimental setup for the first experiment performed by Faraday to demonstrate the phenomena of electromagnetic induction. Now, what is the phenomena of electromagnetic induction? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना में क्या होता है? इट इज अ फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल। ये हमारा डेफिनेशन था। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि किस तरह से एक कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। देखेंगे उसको। देखो, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में when the key is just pressed, key के is just pressed, tapping की है ना, tapping की को आप प्रेस करोगे, when this key is just pressed वाली कंडीशन के just pressed, a momentarily deflection is observed in this galvanometer. What is observed? A momentarily deflection, मतलब a deflection for a small moment, छोटे से टाइम के लिए, छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए एक डिफ्लेक्शन इसमें आता है और चला जाता है फॉर अ मोमेंट ओनली। ओके, सो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड। मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन गैल्वेनोमीटर। ओके, सो गैल्वेनोमीटर में जो भी निडल है वो सेंटर पे थी ना, वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी या तो राइट या लेफ्ट। ओके, जो भी निडल गैल्वेनोमीटर की है वो सेंटर पे होती है। जब इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता तो इट विल आइदर डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द लेफ्ट। अभी किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होनी है, डायरेक्शन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। ओके, when the key is just pressed, a momentary deflection is observed, मतलब डिफ्लेक्शन आएगा और चला जाएगा और की तो प्रेस रह जाएगी। की रिमेन्स
प्रेस्ड, ठीक। तो जैसे आपने की को प्रेस किया, इसमें करंट फ्लो करा होगा ना, इसमें करंट फ्लो करा होगा, ठीक है। तो वो करंट अभी भी फ्लो कर रहा है, लेकिन डिफ्लेक्शन आया और चला गया, ये ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। सो व्हेन K इज केप्ट प्रेस्ड, K को आपने दबाए रखा है, नो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व, कोई डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं होता, क्योंकि वो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन था। मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आएगा और चला जाएगा। अब आप की को कितने भी टाइम तक प्रेस करके रखो, वो डिफ्लेक्शन अब दोबारा नहीं आने वाला, ओके। सो 2 पॉइंट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड नाउ द थर्ड वन। व्हेन द की इज जस्ट रिलीज्ड, अब आप इस की को रिलीज कर दो, रिलीज कर दो इसको। अभी तो की को प्रेस किया हुआ है, नाउ रिलीज द की, ओके। जैसे आप की को रिलीज करोगे, ये सर्किट फिर ओपन हो जाएगा और यहां पर करंट फ्लो करना बंद कर देगा, डन। मतलब कि K इज जस्ट रिलीज, जैसे रिलीज करते हैं, वर्ड जस्ट इज इंपॉर्टेंट हियर आल्सो एंड हियर आल्सो। अगेन a momentary deflection is observed, again a momentary deflection is observed, but this time in the opposite direction। अगर पहले वाले केस में राइट, सपोज पहले वाले केस में राइट में डिफ्लेक्शन था, तो इस बार लेफ्ट में डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। और पहले वाले केस में अगर लेफ्ट में था, तो इस बार राइट में आएगा, डन। तो अपोजिट डायरेक्शन, पहले वाले से अपोजिट डायरेक्शन, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। नाउ अगेन अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन मींस जैसे हमने की को रिलीज कर दिया, की को रिलीज कर दिया, वैसे ही इसके अंदर फॉर अ मोमेंट एक मोमेंट की डिफ्लेक्शन आएगा और चला जाएगा, ठीक है। सो वी आर हैविंग 3 ऑब्जर्वेशंस। जैसे हम की को प्रेस करते हैं, मतलब की इज जस्ट प्रेस, अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड। उसके बाद आप की को चाहे कितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए प्रेस रखो, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, ठीक है, ये अब दोबारा डिफ्लेक्शन नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, जैसे ही हम की को वापस रिलीज करते हैं, when the key is just released, again a momentary deflection is observed, again a momentary deflection is observed। so अगर गैल्वेनोमीटर यहां पर डिफ्लेक्शन शो करता है, देखो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डिवाइस क्या करता है, इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट, इट मींस कॉइल क्यू में करंट फ्लो कर रहा था फॉर अ मोमेंट। मोमेंटरी डिफ्लेक्शन मींस कॉइल क्यू में फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए करंट आया था और फिर चला गया, ये इसका मीनिंग है। क्या कॉइल क्यू में कोई करंट प्रोवाइड करने का सोर्स लगा है? देखो करंट प्रोवाइड करने का सोर्स कौन होता है, अ सेल और अ बैटरी और अ जनरेटर। ना तो इसमें कोई सेल, कोई बैटरी, ना ही कोई जनरेटर लगा है, ओके। तो इसमें करंट कहां से आ रहा है? It means the current has been produced, the current has been induced in the coil Q due to some effect in coil P। कोई ऐसा इफेक्ट P में हुआ है जिसकी वजह से coil Q में करंट आया। इसी को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आने वाला करंट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना इस ऑब्जर्वेशन के पीछे के रीजंस बताएगा सारे, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। यहां से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखो बेटा, जैसे ही हम करंट, जैसे हम इस के को प्रेस करते हैं, की को, as soon as the key K is pressed, just pressed, ये वाली कंडीशन, just pressed, this battery will provide the current in the coil P only, ठीक है। सिर्फ coil P में वो करंट प्रोवाइड करेगा, Q में तो प्रोवाइड नहीं कर सकता ना, this battery is not connected to Q, ओके। तो जैसे यहां पर की प्रेस हुई, जो करंट यहां पर ये प्रोवाइड करेगा, सपोज इसे करंट प्रोवाइड करना है फॉर एग्जांपल 5 एम्पियर्स, क्या की प्रेस करते ही करंट 5 एम्पियर हो जाएगा? नो, करंट विल टेक सम टाइम, हो चाहे कितना भी हो, whether it is a very very small time, but it will take some time to increase its value from 0, जो कि अभी 0 थी जब आपने की को प्रेस नहीं किया हुआ था, तब करंट क्या था इसमें 0 से 5 तक जाने में, 0 से 5 तक जाने में कुछ तो टाइम लगेगा,
एंड दैट टाइम इज वेरी स्मॉल, जिसको हम बोलते हैं मोमेंट। ठीक है, कुछ तो टाइम लगेगा। ठीक, तो इट मींस करंट विल इंक्रीज फ्रॉम 0 to 5, 0 to 1, then to 2, then 3, then 4, then 5। तो 0 से 5 तक जाने में कुछ तो टाइम लगा। ठीक है, a little amount of time is taken by the current। it means जैसे आप की को प्रेस करते हैं, स्टार्टिंग में करंट इज इंक्रीजिंग, इट मींस दिस करंट इज इंक्रीजिंग। करंट इंक्रीजेस फॉर अ मोमेंट, करंट इंक्रीज होता है। ओके, अब याद करो दिस इज अ सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड हो गया कॉइल। करंट कैरिंग सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, there is a magnetic field linked with a current carrying solenoid। याद करिए आप लास्ट चैप्टर लास्ट यूनिट। so magnetic field of a solenoid is mu naught n I। now this current I is increasing, it means magnetic field is also increasing, magnetic field is also increasing for a moment, magnetic field is increasing for a moment। okay, now magnetic field is increasing due to this soft iron core, the magnetic field of the coil P gets linked with the coil Q। इस तरह से देखिए, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये देखिए, they are getting linked with the coil Q। okay, they are getting linked with the coil Q, so magnetic field is getting linked with the coil Q। then now this magnetic field B, it is increasing for a moment। तो जो मैग्नेटिक फील्ड B इसके साथ लिंक हुआ है, याद करो अब मैग्नेटिक फील्ड से आता है फ्लक्स, फ्लक्स फाई which is NBA cos थीटा। लास्ट क्लास में फर्स्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू cos थीटा। और अगर सरफेस के पास टर्न्स n है, कॉइल के पास टर्न्स n है, तो मल्टीप्लाइड विद n। ओके, सो जो मैग्नेटिक फील्ड ये इंक्रीज हो रहा है फॉर अ मोमेंट, तो इट मींस ड्यू टू द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स इज आल्सो इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो increasing for a moment, for a moment only। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स किसका, Q के साथ जो लिंक हो रहा है, देखो दिस फ्लक्स इज गेटिंग लिंक्ड विद Q ना, तो जो Q के साथ लिंक्ड है, फ्लक्स लिंक्ड विद Q, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद Q is increasing for a moment, is increasing for a moment। so magnetic flux linked with Q is increasing for a moment। definition क्या कहती है, induced current या induced EMF is produced when magnetic flux linked with a coil changes। तो increase कर रहा है मतलब change कर रहा है ना, it is increasing means it is changing। ठीक है, so that is why a momentarily deflection is observed in this galvanometer। momentarily क्यों, क्योंकि ये फ्लक्स में जो चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, वो फॉर अ मोमेंट हुआ है। दिस हैज अकर्ड फॉर अ मोमेंट ओनली। ये फॉर अ मोमेंट कहां से चल रही है कहानी, देखो यहां से। वंस मोर, एक बार फिर देखते हैं, जैसे हमने की को प्रेस किया, यहां जो करंट आएगा वो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक अ मोमेंट। ओके, तो करंट इज इंक्रीजिंग फॉर अ मोमेंट ओनली, तो करंट इज इंक्रीजिंग फॉर अ मोमेंट। इस करंट की वजह से दिस करंट कैरिंग सोलेनॉइड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड B। तो B is equals to mu naught n I, the formula for the magnetic field of a solenoid। okay, if I increases B will increase, मतलब I अगर increase कर रहा है for a moment, तो B भी increase करेगा for a moment only। now this magnetic field gets linked with the coil Q, और जब ये magnetic field coil Q के साथ लिंक होता है तो पूरा फ्लक्स लिंक हो जाता है, phi is equals to NBA cos theta। now since magnetic field has increased for a moment, so it means उसी मोमेंट के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल Q भी इंक्रीज कर रहा था, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करंट आएगा। इट मींस इंड्यूस करंट विल बी ऑब्जर्व्ड। ओके, एंड दिस ऑब्जर्वेशन इज
shown by the deflection in galvanometer for a moment, momentary deflection in galvanometer. तो इस ऑब्जर्वेशन का पूरा रीजन हमारे सामने। डन। नाउ नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, जब आप की को प्रेस ही रखते हो, अब मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आने के बाद वो खत्म है, जीरो हो चुका है, अब कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, मतलब अब कोई करंट इसमें नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग ये है, अब करंट मैक्सिमम हो चुका है 5, अब करंट कांस्टेंट वैल्यू पर है, अब वो चेंज नहीं हो रहा। करंट चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, और जब तक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल Q चेंज नहीं होगा तो कॉइल Q में कोई इंड्यूस करंट या कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं ऑब्जर्व किया जाएगा। डन। सो व्हेन वी कीप द की केप प्रेस्ड, as the current has already reached its maximum value, there is no change in current, so correspondingly there is no change in the magnetic field, hence there is no change in the magnetic flux linked with the coil Q, linked with the neighboring coil Q, या neighboring होनी चाहिए, बहुत दूर जाएगी तो कुछ भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा, ठीक है। hence there is no change in the magnetic flux linked with the coil Q, and if there is no change in the magnetic flux linked with the coil Q, there will not be any induced EMF produced in it. That is why the deflection by the galvanometer is zero in this case. Okay. Now the third one. Third one is just reverse of this. जैसे ही आप की को रिलीज करते हो, K is released, तो जैसे जैसे करंट एकदम से मैक्सिमम नहीं हो सकता, इट विल टेक सम टाइम, वैसे वैसे करंट एकदम से जीरो भी नहीं होता, इट विल टेक सम टाइम टू बिकम जीरो, ठीक है। इट इज सिमिलर टू अ बाइक और अ कार। अगर आपको कोई बाइक टॉप स्पीड पर ले जानी है, अभी वो रेस्ट पर है, तो इट विल टेक सम टाइम टू अटेन दैट टॉप स्पीड, एंड सिमिलरली अब आपको टॉप स्पीड से उसे जीरो पर लाना है, तो आप एकदम से ब्रेक लगाकर उसको जीरो पर नहीं ला सकते, इट विल टेक सम टाइम टू डिसेलरेट एंड कम टू द रेस्ट। ऐसे ही यहां पर करंट के साथ है, जैसे ही करंट आप स्विच ऑन करते हो, इट विल टेक सम टाइम टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, और जैसे ही स्विच ऑफ करते हो, इट विल टेक सम टाइम टू रीच द वैल्यू 0 एम्पीयर, कुछ तो टाइम लगेगा। करंट इज डिक्रीजिंग, करंट डिक्रीज करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड था, करंट डिक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो जो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल Q है, सिंस magnetic field is decreasing, flux will also decrease, ठीक है। now this time the flux is decreasing and this is all happening for a moment only, current decreases for a moment, correspondingly magnetic field of the solenoid P decreases for a moment, correspondingly phi linked with the neighboring coil Q decreases for a moment, so a momentary deflection is again observed। देखो चेंज होना कंडीशन है, वो चाहे इंक्रीज होकर चेंज हो या डिक्रीज, पहले इंक्रीज होकर चेंज हुआ था, अब डिक्रीज होकर चेंज हो रहा है, चेंज तो हुआ, इट मींस अगेन अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड, मींस अगेन अ इंड्यूस्ड करंट हैज फ्लोन इन इट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो इसके अंदर डिफ्लेक्शन से, वो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन से शो करता है, ठीक है। बट दिस टाइम द डिफ्लेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इसके अंदर जो इंड्यूस करंट आया था उसका डायरेक्शन पहले वाले केस से अपोजिट है। क्यों? क्योंकि पहले मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, अब वो डिक्रीज हो रहा है, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड डिक्रीज होगा इस टाइम, तो इस बार जो करंट इंड्यूस हुआ है उसका डायरेक्शन भी अपोजिट होगा। ओके, ये पूरा हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एज परफॉर्म्ड बाय फैराडे, ठीक। अभी हमने इंड्यूस करंट का क्या डायरेक्शन होगा वो मार्क नहीं किया है, वो बाद में मार्क करेंगे। सो स्टूडेंट, आप कॉपी कर लें, ये ऑब्जर्वेशन से कॉपी करें, और ऑब्जर्वेशंस के रीजन को भी आप कॉपी करें अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। So we can say that the result of this experiment, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से, या इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? The conclusion of this experiment shows that whenever a current changes in a neighboring coil, या a current is changed in a coil, then induced EMF या induced current is produced in the neighboring coil। अगर एक कॉइल के अंदर फ्लो होने वाला करंट चेंज होगा, तो जिस टाइम के लिए वो चेंज होता रहेगा, उस टाइम तक
पड़ोसी कॉइल में, नेबरिंग कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। जैसे वो चेंज होना बंद हो जाता है, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट आना या इंड्यूस ईएमएफ आना बंद हो जाता है। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड यू कैन कॉपी डाउन द रिजल्ट्स एज वेल। And now students, we will do the second experiment performed by Faraday. Faraday's second experiment. Experiment number 2. इस एक्सपेरिमेंट में क्या है देखते हैं। We are having a coil or a solenoid. हमारे पास एक कॉइल या सोलेनॉइड होगा। ओके, और इस सोलेनॉइड के दोनों एंड्स को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया गया है। कनेक्टेड थ्रू अ गैल्वेनोमीटर मींस देयर इज नो सोर्स ऑफ करंट कनेक्टेड टू दिस सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड में कोई सोर्स ऑफ करंट को कनेक्ट नहीं किया आपने, किसी सेल बैटरी या किसी जनरेटर को कनेक्ट नहीं किया। अब अगर इसके अंदर करंट आया तो कहां से आया वो आप ऑब्जर्व करेंगे, उसकी रिजल्ट ढूंढेंगे। ठीक है, एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट क्या है। वी आर हैविंग अ बार में जिसका नॉर्थ पोल सोलेनॉइड की तरफ फेस करता है, नॉर्थ पोल फेसिंग द सोलेनॉइड। वी आर हैविंग अ बार मैग्नेट केप्ट ओवर हियर, अभी ये यहां पर रखा हुआ है एट रेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन when the magnet is at rest, when the magnet is at rest तो क्या ऑब्जर्व होना है, नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है इसके अंदर, मींस इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो when the magnet is at rest there is no deflection observed in the galvanometer, तो अभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा सोलेनॉइड में। डन। Now secondly, this magnet with its north pole is moved towards the solenoid. It is moving towards the solenoid. जैसे ये मूव कर रहा होगा तो ड्यूरिंग मोशन टुवर्ड्स द सोलेनॉइड डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व, डिफ्लेक्शन आता है, लेकिन वो डिफ्लेक्शन तभी तक रहेगा जब तक मोशन होता रहेगा। वर्ड लिखा है ड्यूरिंग मोशन, जब तक ये मूव करता रहेगा तब तक यहां डिफ्लेक्शन आता रहेगा। अब मूव करता करता कभी तो सोलेनॉइड के पास आएगा और यहां आएगा तो फिर रुकेगा, और फिर रुक गया तो फिर डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, फिर से निडल बीच में आ जाएगी गैल्वेनोमीटर की। ठीक है, तो थर्ड वन जैसे फिर रेस्ट पर आया फिर से डिफ्लेक्शन जीरो। सो इट मींस अब ये बार मैग्नेट यहां से मूव करता हुआ सोलेनॉइड के बहुत पास आ चुका है और इसलिए इसको यहां पर अब रुकना होगा। इट विल कम टू रेस्ट। ओके, इट विल कम टू रेस्ट, यहां पर रुक गया और जैसे ये रेस्ट पर आता है तो डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। इस वक्त गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद फैराडे ने एक काम और किया। Now Faraday took this magnet away from the coil. When this magnet moves away from the coil with its north pole facing the coil, ठीक है, नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ ही रहना है, आपको मैग्नेट को टर्न नहीं करना है। ओके, सपोज वी आर हैविंग अ मैग्नेट and this is the north pole of the magnet. Okay, this is the north pole of the magnet. So magnet को आप पहले ऐसे लाए and now we will move it away from the coil only. Okay, so अब
ये मैग्नेट पीछे जाएगा, मूविंग अवे, नाउ मूविंग अवे। और जब इसको मूव अवे करा, when it is moving away during motion away from the solenoid or coil, solenoid की जगह coil भी हो सकता है यहां पर। Again a deflection was observed but this time in opposite direction। डिफ्लेक्शन फिर आया लेकिन पहले से दूसरे डायरेक्शन में आएगा। अगर पहले वाला डिफ्लेक्शन राइट है तो इस बार लेफ्ट आएगा, और पहले वाला लेफ्ट था तो इस बार राइट हो जाएगा। ओके, और मूव करते करते अगर इसको बहुत दूर ले जाएं, वेरी फार अवे, very far away, if this magnet moves to a large distance away from the coil, so when it is very far away, now very far away, whether it is moving or it is not moving, that doesn't matter now। very far away अगर वो पहुंच गया है, again there is zero deflection, no deflection observed। okay, तो एक बार इस बार मैग्नेट को हम टुवर्ड्स द कॉइल लाइक दिस नॉर्थ पोल फेसिंग द कॉइल, तो जब तक ये मूव करता रहा तब तक डिफ्लेक्शन आया, देन इट कम्स टू रेस्ट ओवर हियर, डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। फिर मूव अवे कराया तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आया, और अगर वो बहुत दूर चला जाए मूव अवे करते करते डिफ्लेक्शन फिर जीरो हो जाता है। ओके, दिस वाज द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय फैराडे एंड दिस इज recorded as experiment number 2 in our syllabus। okay, अब आपको क्या करना होगा, हर ऑब्जर्वेशन के लिए रीजन ढूंढना है, और रीजन कहां से आएगा? देखो, as we all know there is no source of current connected to this solenoid। क्या इस solenoid में आपने कोई सेल बैटरी या जनरेटर लगाया? नहीं लगाया, and in spite of that we are getting deflection in the galvanometer, means करंट तो आता है इसके अंदर। अगर इस तरह से करंट आता है तो इट मींस दिस इज द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सोलेनॉइड इज चेंजिंग समहाउ, किसी ना किसी तरीके से वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, वही आपको एक्सप्लेन करना है। उसको एक्सप्लेन कर दोगे तो ये सारे रीजंस आ जाएंगे, रीजंस फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन यू विल गेट बाय एक्सप्लेनिंग द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेकिंग प्लेस ओवर हियर। ओके, सो स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी विल एक्सप्लेन द रीजंस for each and every observation taking place over here। okay, सबसे पहला वाला, जब वो रेस्ट पर है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, एंड द सेकंड वन, जब वो मूव टुवर्ड्स द कॉइल करता है विद नॉर्थ पोल फेसिंग द कॉइल तो डिफ्लेक्शन आ रहा है। अच्छा, नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल भी हो सकता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो इफेक्ट आएगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन करंट आएगा, करंट के आने पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, करंट के डायरेक्शन में इफेक्ट आएगा। ओके, दैट वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड। डायरेक्शन हमें सबके बाद में ही करने हैं। हमारे पास नॉर्थ पोल फेसिंग टुवर्ड्स द कॉइल, एक बार मैग्नेट है। अगर ये बार मैग्नेट है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द बार। नॉर्थ पोल से बाहर आती है, okay, suppose this is the bar magnet, it is at rest, so it means इसकी magnetic field lines भी rest पर ही हैं, and there is a magnetic field linked with the coil। इस solenoid या coil के साथ magnetic field linked है, but उस magnetic field से जो यहाँ पर flux आएगा, देखो, this is the area with which the field is linked, तो flux आएगा phi is equals to ba cos थीटा, और अगर उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से मल्टीप्लाई करेंगे आप, n ba cos थीटा, इतना फ्लक्स आएगा। ओके, बिकॉज दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग एंड आल्सो नथिंग इज चेंजिंग ओवर हियर, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है, एंगल भी चेंज नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स भी चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही है। अगर चेंज हो सकता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो सकता है। ओके, बिकॉज all the factors are constant, so magnetic flux linked is constant, and if this is constant means no deflection, no deflection means there is no induced current in the coil, and if there is no induced current, galvanometer will record zero deflection। okay, so reason है
कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है अभी, मैग्नेटिक फील्ड और उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है अभी, ड्यू टू व्हिच मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनोइड इज कांस्टेंट। ये रीजन रहा यहां पर। ओके, नाउ व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स द, when it start to move towards the coil, तब क्या होगा? देखो, अगर ये मूव करता करता सपोज यहां तक आ जाए नॉर्थ पोल, अब आप इसके फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। इस बार मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ब्लू कलर से शो करूंगा आपको। देखो क्या होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये होंगी, लाइक दिस, पहले जैसे ही बनाएंगे बट विद ब्लू। इस बार ब्लू से बनाएंगे। देखो, पहले ग्रीन वाली लाइंस थी, वो ग्रीन वाली लाइंस कितने लिंक हो रही थी इस कॉइल के साथ? ओनली वन, द सेंटर वन, बाकी ऊपर से निकल गई, ये भी और ये भी नीचे भी। ग्रीन वाली लाइंस सिर्फ एक लाइन लिंक होती थी। जैसे जैसे ये पास आ रहा है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जो लिंक हो रही है वो ज्यादा होगी। देखो, नाउ थ्री लाइंस आर लिंकिंग, थ्री लाइंस आर लिंकिंग। ओके, और पास आएगा तो हो सकता है सारी लाइंस लिंक हो जाए। बिल्कुल जब पास आ जाएगा, when this magnet will reach very very close to the coil, तो maybe all the lines getting out from the north pole वो सारी लिंक हो जाए। ठीक है, तो जैसे जैसे नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लिंक्ड हैं वो इंक्रीज कर रही हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो लिंक्ड है वो इंक्रीज कर रही है, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। अरे मैग्नेट के जितना पास आते हो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक्ड हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे वो इंक्रीज हो रहा है। तो व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स, ड्यूरिंग मोशन इट इज मूविंग टुवर्ड्स द सोलेनोइड। नाउ इन दिस केस magnetic field is increasing, so flux is also increasing, मतलब changing, and when flux changes induced current is produced, so deflection is observed. Okay, so in this case B is increasing, that is why phi is also increasing. Second observation का reason आ गया, these are the reasons. Okay, now the third one, जब वो फिर से रेस्ट पर आ गया, जब वो रेस्ट पर आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना फिर बंद हो जाएगा। इट मींस अगेन B has become constant। अब फिर से B कांस्टेंट हो गया, लेकिन इस वाले से थोड़ा ज्यादा है। देखो यहां पर मैग्नेट दूर था, तो यहां पर अगर मैग्नेट दूर था तो मैग्नेटिक फील्ड कम रहा होगा, लेकिन रेस्ट पर था इसलिए कांस्टेंट था मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बहुत पास है तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड तो ज्यादा है बट है कांस्टेंट, और अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इट मींस फ्लक्स विल बी कांस्टेंट, फ्लक्स विल बी कांस्टेंट, इट मींस नो इंड्यूस करंट, नो इंड्यूस करंट मतलब नो डिफ्लेक्शन। तो ये इसका रीजन हो गया, फाई कांस्टेंट है यहां पर। नाउ अगेन व्हेन इट स्टार्ट्स टू मूव अवे, देखो अभी तो पास है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे ये बार मैग्नेट दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड विल गोज ऑन डिक्रीजिंग, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, एज द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग फ्लक्स इज आल्सो डिक्रीजिंग। और अगर फ्लक्स इज डिक्रीजिंग मींस फ्लक्स इज चेंजिंग, फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सोलेनोइड इज changing, it means induced current will be produced in it, या induced EMF will be produced in it, so deflection is shown, but in opposite direction. Why? Because this time B is decreasing and in this case B was increasing, so B के चेंज होने के नेचर में डिफरेंस आया, इसीलिए डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन में भी डिफरेंस आया। ओके, तो B is decreasing मतलब phi is decreasing, और phi is decreasing का मतलब क्या होगा? Magnetic flux is changing मतलब current will be produced, induced current will be produced in it. Okay, and when it moves very very far away, जब ये बहुत दूर चला जाएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज नो मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक, कोई फ्लक्स लिंक ही नहीं हो रहा है। अगर लिंक नहीं होगा तो चेंज कहां से होगा? ठीक है, लिंक नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन जीरो, मतलब कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। दैट इज सिंपल। ठीक है, ये हमारे रीजंस हुए फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन फॉर द एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ओके, सो स्टूडेंट्स यू मे कॉपी डाउन दीस रीजंस। और यहां पर रिजल्ट क्या है? रिजल्ट पहले वाले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था
कि अगर आप करंट चेंज करते हैं एक कॉइल में तो नेबरिंग कॉइल में इंड्यूस करंट आ जाता है, ये रिजल्ट था। ओके, और अगर उस करंट के चेंज होने का रेट बढ़ा दोगे तो इंड्यूस करंट भी और ज्यादा होगा। ओके, यहां पर क्या रिजल्ट है? यहां पर रिजल्ट है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हो डायरेक्टली, मान तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता था करंट के चेंज होने से, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली चेंज हो रहा है बाय मूविंग द मैग्नेट। ओके, वी आर एबल टू चेंज मैग्नेटिक फील्ड बाय मूविंग द मैग्नेट। ओके, पास ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। सो इफ मैग्नेटिक फील्ड linked with a solenoid is changing, induced current is produced in it. Okay, induced current is produced in it. And if the rate of motion of this magnet increases, अगर इस मैग्नेट के मूव करने का रेट बढ़ जाएगा, अभी स्लोली मूव करा रहे हो, फिर तेज तेज मूव कराने लगे लाइक दिस। ओके, तो इसके अंदर जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, यू इंक्रीज द रेट ऑफ मोशन ऑफ दिस मैग्नेट, the induced current will be increased. Okay, induced current will be increased in this coil, मतलब डिफ्लेक्शन और ज्यादा आएगा उसके लिए, डिफ्लेक्शन will be more। और इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो now I will show you like this. This is a solenoid, यहां गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है आपको। ठीक है, मान लो आप एज्यूम कर लो कि यहां पर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। This is a solenoid and we are having north pole of the magnet। ओके, ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है, आप इसको पास लाओगे इसके, तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर में, यहां रोक दोगे डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, एज वी हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। ओके, फिर दूर ले जाओगे तो दूसरे डायरेक्शन में इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, तो इसीलिए दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा। अभी आप स्लोली कर रहे हैं तो इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है इंड्यूस करंट, वो कम वैल्यू का है, उसके लिए डिफ्लेक्शन भी गैल्वेनोमीटर कम शो करेगा। ओके, अगर आप इसका मोशन इंक्रीज कर दो, रेट मोशन का तेज मूव कराओ इसको, तो इसमें डिफ्लेक्शन और ज्यादा आएगा, मतलब करंट और ज्यादा आएगा। डन। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस हम एक काम और कर सकते हैं, हम मैग्नेट को एक्सपर कर सकते हैं, कॉइल को भी मूव कर सकते हैं, तब भी सेम रिजल्ट्स आएंगे। आपको करना क्या है? आपको तो सिर्फ इनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस डिक्रीज और इंक्रीज करना है, वो चेंज करना है। ओके, द थिंग इज कि आपको इनके बीच का डिस्टेंस चेंज करना है। आप सिर्फ मैग्नेट को मूव कर सकते हैं तब भी होगा, आप सिर्फ कॉइल को मूव कर सकते हैं तब भी होगा, आप दोनों को मूव करें तब भी होगा। दोनों को मूव करेंगे तो और ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि अब रेट और ज्यादा हो गया है मोशन का, रिलेटिव मोशन का। डन। इस तरह से सेकेंड एक्सपेरिमेंट से हमने सीखा कि किस तरह से एक सोलेनॉइड या एक कॉइल में, इस सोलेनॉइड के प्लेस पर यू कैन आल्सो हैव अ कॉइल, बस कॉइल को बीच से काटो और गैल्वेनोमीटर लगा लो चेक करने के लिए कि डिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं। तो हम एक कॉइल के सामने अगर मैग्नेट मूव करेंगे तब भी यही होना है। ओके, तो हम इस तरह से एक सोलेनॉइड या कॉइल में उसके आसपास मैग्नेट को मूव कराकर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करा सकते हैं, जिससे उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट आ जाता है। डन। This was the experiment number 2. And now students, we are going to start the third experiment done by Faraday. The third experiment in our syllabus. Faraday's experiment number 3. Now, इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है? इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले वी आर हैविंग अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज इस रीजन में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है व्हिच इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर या बोर्ड। ठीक है, आपको पेपर पे बनाएंगे तो इसलिए मैं पेपर बोल रहा हूं। परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। सपोज ये आपके पास इसी रूम में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज लाइक दिस, परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, perpendicularly inward into the plane of the paper like this. So सब जगह यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है इस पूरे रीजन में परपेंडिकुलरली इनवर्ड, और परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हम क्रॉस से शो करते हैं विद अ सिंबल क्रॉस। ओके, सो ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पर लग रहा है B, which is a uniform magnetic field, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होने वाला। डन। Now we are having a coil placed in this region of magnetic field
with its plane perpendicular to the direction of magnetic field lines. magnetic field lines का डायरेक्शन ये है ना इनवर्ट, तो देखो magnetic field के डायरेक्शन से इस प्लेन का डायरेक्शन क्या है, प्लेन का सरफेस 90 डिग्री पर है परपेंडिकुलर. सो वी आर हैविंग अ coil of wire having its plane perpendicular to the direction of the magnetic field. अब इस कॉइल में आपको अगर करंट आया या नहीं आया ये चेक करना है, तो उसके लिए आप इस कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर भी लगाएंगे. सो it is fitted with a galvanometer to check the presence of current, to check the presence of in fact induced current आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो बिकॉज इस कॉइल में ना तो कोई सेल है, ना कोई बैटरी है, ना कोई जनरेटर है. अगर कोई करंट आएगा तो इंड्यूस करंट आएगा ना, ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. डन. सो अभी ये कॉइल अपना पूरा का पूरा एरिया के साथ वेल विद इन द मैग्नेटिक फील्ड है, पूरा भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है. सपोज आई एम हैविंग a coil like this. ये मेरा coil, this is a coil. Okay, ये coil यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से परपेंडिकुलर इन्वर्ट है, तो उस रीजन के अंदर ही है पूरा, कंप्लीटली विद इन द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अगर आप इस coil को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही अंदर मूव करा रहे हैं such that its surface, its plane remains perpendicular to the magnetic field direction. ओके, उसको आपको डायरेक्शन को नहीं बदलना, मतलब आपको सिर्फ मूव कराना है, सिर्फ रोटेट नहीं कराना लाइक दिस, या ऐसे रोटेट नहीं कराना, सिर्फ मूव कराना है लाइक दिस. जब तक ये वेल विद इन दीस बाउंड्रीज रहेगा, मतलब वेल विद इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तब तक इसके साथ जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता है. ओके, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कॉइल के मोशन के साथ हो रहा है. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है ऑब्जर्वेशन में? when coil is moved well within the region of magnetic field, no deflection observed. कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब कोई इंड्यूस करंट नहीं आया होगा, दैट इज सिंपल. ठीक है, और इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आप याद रखेंगे प्लेन ऑफ कॉइल इज, इसको यहां नहीं यहां लिख देता हूं, मुझे नीचे का स्पेस चाहिए. प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये याद रखेंगे आप इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ऐसे करना है. ओके, तो अभी हमारा पहला ऑब्जर्वेशन आ चुका है. नाउ इट इज मूव पार्शियली आउटसाइड द फील्ड. इसके एरिया का कुछ पार्ट अब बाहर निकलना शुरू हो जाएगा. किस तरह से होगा देखो, ऐसे अभी ऐसे है ना, गैल्वेनोमीटर है यहां पर, अब आप इसको ऐसे निकालेंगे बाहर लाइक दिस. इट इज मूविंग आउटसाइड, तो अभी देखो, अभी इसका कुछ एरिया मैग्नेटिक फील्ड में और कुछ एरिया मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ चुका है, और धीरे धीरे ये पूरा बाहर आ जाएगा थोड़ी देर बाद. ठीक है, तो इसके लिए हमें डायग्राम ड्रॉ करना होगा. डायग्राम विल बी लाइक दिस. इट इज बीइंग moving out. ओके, इट इज मूविंग आउट, बाहर आ रहा है. तो देखो ये जब बाहर आ रहा होगा तो दैट एरिया विच इज लिंक्ड विद मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया, दिस एरिया इज द एरिया ए विच इज लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड. ये एरिया कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है. और आपको याद होगा इसके साथ जो लिंक्ड फ्लक्स है उसका फॉर्मूला होता है B into A. B मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो रखा है A, वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक्ड है, वो एरिया, दिस इज द एरिया. ओके, नॉट द कंप्लीट एरिया ऑफ द कॉइल, वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक्ड है. तो अभी वो सिर्फ इतना रह चुका है, इतना एरिया. ठीक है, अगर मैं इस कॉइल का नाम लिखूं PQRS और यहां पर लिखूं पॉइंट P डैश एंड Q डैश, तो अभी एरिया लिंक्ड PQRS नहीं है बल्कि P डैश Q डैश RS है. दिस एरिया व्हिच इज शेडेड. ओके, ये एरिया इनटू cos थीटा, और अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं है तो n 1 रहेगा. डन. अभी आप देखें, बिकॉज़ दिस एरिया लिंक्ड
ये कौन सा एरिया होता है? इसको एरिया नहीं बोलेंगे आप, हमेशा इसको पूरा नाम बोलेंगे, एरिया लिंक्ड विद मैग्नेटिक फील्ड B, बिकॉज दिस एरिया इज डिक्रीजिंग, इट मींस फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज आल्सो डिक्रीजिंग। ओके, जैसे जैसे ये कॉइल बाहर आ रही है, ये एरिया डिक्रीज कर रहा है, तो इस कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा था वो भी तो डिक्रीज कर रहा है। फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है मतलब चेंज कर रहा है, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। सो coil is moving out partially, ओके पार्शियली मतलब कुछ एरिया अंदर कुछ एरिया बाहर, इस तरह से मूव आउट कर रही है। डिफ्लेक्शन आया, डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व, डिफ्लेक्शन आ गया। ओके, अब ये धीरे धीरे मूव करते हुए टाइम आएगा बाहर आ जाएगी। अब बाहर तुम चाहे इसको कितना भी मूव करा लो, जैसे इसको अंदर कितना भी मूव करा रहे थे तो कोई चेंज नहीं था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, वही सेम कहानी बाहर। अब आप इसको बाहर कितना भी मूव करा लो, क्योंकि इस मैग्नेटिक इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लिंक ही नहीं हो रहा है, B0 है ना बाहर, तो B0 तो ϕ0, अब बाहर फ्लक्स से लिंक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब ये बाहर मूव करेगा, मूविंग कंप्लीटली आउटसाइड, उस वक्त B0 है, B0 होने की वजह से ϕ भी 0 है, तो नो डिफ्लेक्शन, मैंने रीजन ही लिख दिया सीधा, नो डिफ्लेक्शन। ओके, अंदर मूव कर रहा था कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, बाहर कंप्लीटली बाहर मूव करेगा और कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। डिफ्लेक्शन कब होगा? जब कुछ पार्ट अंदर और कुछ पार्ट बाहर हो और मूव कर रहा हो। अगर आपने इसको यहां पर भी रोक दिया तो भी डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, तो भी डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज एरिया चेंज नहीं होगा तो ϕ चेंज नहीं होगा, ϕ चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस करंट नहीं आएगा, इंड्यूस करंट नहीं आएगा तो डिफ्लेक्शन कैसे दिखाएगा गैल्वेनोमीटर। ओके, सो ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद फैराडे मूव्ड वन स्टेप अहेड, वो एक स्टेप और आगे गया, उसने देखा कि वापस ले जाकर देखते हैं इसको क्या होता है, तो ये इसको वापस लेकर जाता है, मूविंग इनवर्ड, मूविंग इनवर्ट करेंगे तो अब जो एरिया पहले डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था ना ये वाला एरिया, अब वो एरिया इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ द एरिया स्टार्ट्स टू इंक्रीज, अब ये एरिया इंक्रीज होने लगेगा तो ϕ भी इंक्रीज होने लगेगा। पहले ϕ डिक्रीज होता था, अब ϕ इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाई डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आने वाला है। सो मूविंग इनवर्ड लेकिन पार्शियल एरिया के साथ, पार्शियल, तो डिफ्लेक्शन आता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आता है। ओके, दीज आर द 4 ऑब्जर्वेशंस, चारों ऑब्जर्वेशंस के रीजन करेंगे अब आप। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू मे कॉपी डाउन till here, then we will proceed towards the reason of each and every observation. So now we will check the reasons. तो reasons इस बार मैंने almost बोल दिए हैं बीच में ही। देखो पहले में क्या हो रहा है, आप इसको पूरे को अंदर ही अंदर घुमा रहे हो ना, since there is नो चेंज इन बी तो कांस्टेंट ऑलरेडी, नो चेंज इन एरिया लिंक्ड, पूरा एरिया अंदर ही है, वो एरिया चेंज ही नहीं होता जो लिंक्ड है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, कंप्लीट एरिया लिंक्ड है, आप इसको कितना ही मूव करा लो तो कंप्लीट एरिया ये लिंक्ड रहेगा। थीटा में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई भी फैक्टर तो चेंज नहीं हो रहा, नंबर ऑफ टर्न्स भी चेंज नहीं कर रहे आप, तो ϕ चेंज नहीं होगा, ϕ चेंज नहीं होगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो इंड्यूस करंट नहीं आएगा, इसमें कोई इंड्यूस करंट नहीं आएगा तो डिफ्लेक्शन 0 रहेगा। दैट इज व्हाई द डिफ्लेक्शन इज 0 फॉर द फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस का रीजन तो हो चुका, बिकॉज ϕ इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, एरिया लिंक्ड जो है वो कांस्टेंट है। ओके, एरिया को आप हमेशा एरिया लिंक्ड बोलेंगे, याद रखिएगा। दैट इज व्हाई नो डिफ्लेक्शन मतलब नो इंड्यूस करंट। सेकंड में क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप इसको पार्शियली बाहर ला रहे हो ना, एरिया इज डिक्रीजिंग, एरिया लिंक्ड,
एरिया लिंक्ड स्टार्ट्स टू डिक्रीज, तो फाई स्टार्ट्स टू डिक्रीज, फाई चेंज हुआ, इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट आएगा तो उसको गैलोमीटर कैसे शो करेगा, डिफ्लेक्शन दिखाकर शो करेगा। फिर आप इसको कंप्लीटली बाहर ले आए, बाहर आने पर, अरे बाहर आने पर तो B जीरो हो गया, B जीरो हो गया तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा, कोई फ्लक्स लिंक ही नहीं हुआ, फ्लक्स ही नहीं है तो इंड्यूस करंट कहां से आएगा, इंड्यूस करंट नहीं आएगा तो गैलोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ओके, इसका भी रीजन हुआ। एंड नाउ द लास्ट वन, और जब आप इसको वापस ले जाना शुरू करोगे, नाउ द एरिया स्टार्ट्स टू इंक्रीज, देखो ये एरिया लिंक इंक्रीज हो गया, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, अब और ज्यादा हो गया, अब पूरा एरिया अंदर आ गया। जैसे पूरा एरिया अंदर आ जाएगा उसके बाद एरिया चेंज होना बंद हो जाएगा, फिर से डिफ्लेक्शन जीरो। जैसे ये कंप्लीटली विद इन आ जाएगा और डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन तभी तक शो होता है जब तक कुछ एरिया अंदर कुछ एरिया बाहर होता है। अगर कंप्लीट एरिया विद इन या कंप्लीट एरिया आउटसाइड हो जाए तो फिर डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, वेदर यू आर मूविंग इट और नॉट। ओके, सो फोर्थ केस में क्या हो रहा है, इस केस में एरिया लिंक्ड इंक्रीज हो रहा है, दैट इज व्हाई फाई इंक्रीज हो रहा है, और फाई इंक्रीज हो रहा है तो डिफ्लेक्शन आएगा बिकॉज़ करंट प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर, इंड्यूस करंट। अपोजिट क्यों आएगा, क्योंकि पहले फाई डिक्रीज हो रहा था तो डिफ्लेक्शन जिस डायरेक्शन में भी आया होगा, अब फाई इंक्रीज हो रहा है तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जर्व होगा। डन, so we are done with the reasons also, you may copy down these reasons in your good language, ठीक है। So students, we have done all the three experiments, हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशंस और रीजंस भी देखे। ओके, रिजल्ट्स में आपको एक बात फिर से याद दिला देता हूं, तीनों एक्सपेरिमेंट्स के क्या है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हमको जो रिजल्ट मिला वो ये था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कि अगर एक कॉइल में करंट चेंज कराएंगे तो उसके नेबरिंग कॉइल में इंड्यूस करंट आता है, और अगर इसके अंदर करंट के चेंज होने का रेट इंक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट ज्यादा आएगा, और वो रेट डिक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट कम हो जाता है। ओके, और ये इंड्यूस करंट तब तक ही आता है जब तक इसमें करंट चेंज होता रहता है, दैट इज व्हाई यहां पर मोमेंटम रेट डिफ्लेक्शन आता है। डन। सेकंड एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया वो ये था कि आप एक कॉइल या सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड और एक मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन कराकर भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करा सकते हैं, और अगर उस रिलेटिव मोशन का रेट मतलब स्पीड बढ़ा देंगे तो इसके अंदर इंड्यूस करंट जो आएगा वो और ज्यादा आएगा, मतलब डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने सीखा कि आप किसी कॉइल का जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड्स का लिंक होता है उस एरिया को चेंज कराकर भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो जिस एरिया से लिंक हो रहा है उस एरिया को चेंज कराकर भी इस कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करा सकते हैं। और अगर आप उस एरिया के चेंज होने के रेट को इंक्रीज मतलब इसको जल्दी बाहर खींचोगे तो ज्यादा करंट आएगा, स्लोली खींचोगे तो कम करंट आएगा। ठीक है, तो रेट को इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को इंक्रीज करेंगे तो करंट ज्यादा होगा इंड्यूस करंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को डिक्रीज कर दोगे मतलब इसका मोशन स्लो कर दोगे तो इसमें करंट कम हो जाएगा। ओके, ये हमारे रिजल्ट थे। अब हमने किसी भी डायग्राम में किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो इंड्यूस करंट आता है उसका डायरेक्शन अभी तक मार्क नहीं किया। उस डायरेक्शन को मार्क करने के लिए मैंने ये तीनों एक्सपेरिमेंटल डायग्राम्स दोबारा ड्रॉ किए हैं। आप अपने उन्हीं डायग्राम्स में करंट का डायरेक्शन मार्क कर सकते हो जो आपने अभी तक बनाए हुए हैं। ओके, और अगर डायग्राम नहीं बनाए थे तो बेटा नोट्स तो आपको करने हैं, नोट्स अच्छे से बनाइए और डायग्राम बनाकर उसमें करंट का डायरेक्शन भी मार्क करेंगे आप। ओके, तो करंट का डायरेक्शन मार्क करने के लिए रूल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट रूल। हमारी आज की हेडिंग थी फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स एंड लेंज लॉ। फैराडेज एक्सपेरिमेंट तो हम कर चुके हैं, अभी लेंज लॉ बचता है। लेंज लॉ इज स्टिल रिमेनिंग एंड दिस इज द लॉ व्हिच विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। लेंज लॉ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताता है। ओके, ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताने के लिए ही बना है लेंज लॉ। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लेंज लॉ? पहले लेंज लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं। लेंज लॉ का स्टेटमेंट है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ। देखो करंट का भी और ईएमएफ का भी दोनों का डायरेक्शन होता है। डन। ईएमएफ का डायरेक्शन मतलब उसकी पॉजिटिव पोलैरिटी और उसकी नेगेटिव पोलैरिटी का पता लगाना, ये ईएमएफ का डायरेक्शन होता है।
और करंट का डायरेक्शन मतलब कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या करंट का डायरेक्शन हो रहा है। सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन, सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इंड्यूस करंट जो आता है, इंड्यूस करंट बोले या इंड्यूस ईएमएफ बोले, इंड्यूस करंट जो आता है उसका डायरेक्शन इस तरह से होता है कि वो जिस वजह से आया है उसको ही अपोज करता है। जो भी रीजन उसका आने का था उस रीजन को उसे अपोज करना है। इस तरह से इंड्यूस करंट का डायरेक्शन आता है। इट मींस इंड्यूस करंट गद्दारी वाले काम कर रहा है, आस्तीन का सांप हो गया है। जिसने उसको हेल्प करी आने में उसी को अपोज कर रहा है, देखो ना, उसी को अपोज कर रहा है, ठीक है। इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन, उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो अपने प्रोडक्शन के कॉज को ही अपोज करेगा। ओके, अब इस लेंस लॉ को यूज करके we will try to mark the direction of induced current in each and every experiment and in each and every case, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट के दो केसेस थे, एक बार डिफ्लेक्शन आता था और दूसरा डिफ्लेक्शन अपोजिट आता था। हम हर एक्सपेरिमेंट के दोनों केसेस को सॉल्व करेंगे इस बार। ओके, देखते हैं फर्स्ट में क्या हो रहा है। देखो फर्स्ट में आप पहले वो करेंगे जब की जस्ट प्रेस की थी, जस्ट प्रेस्ड वाला केस करेंगे, के जस्ट प्रेस्ड। जब आपने जस्ट प्रेस्ड करा तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ये होगा और ये भी इंक्रीज कर रहा है, दिस करंट इज इंक्रीजिंग। ओके, और जब करंट इंक्रीज कर रहा है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो देखेंगे आप, पहले उसका डायरेक्शन देख ले क्या होगा। ओके, इसके अंदर ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा ही। आप याद करो इस फेस पर, देखो मैं आपको सोलेनॉइड ले लेता हूं बाद में। अगर इस फेस पर करंट का डायरेक्शन अभी क्या आ रहा है, इस फेस पर करंट का डायरेक्शन अगर अभी आपके तरफ से बोले तो क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। इस फेस पर करंट का डायरेक्शन अभी क्लॉकवाइज आ रहा है, ध्यान से देख लो, क्लॉकवाइज ही है ये, दिस इज क्लॉकवाइज करंट। इस फेस पर क्लॉकवाइज आ रहा है, जिस फेस पर करंट क्लॉकवाइज होता है वो फेस कौन सा होता है, साउथ पोल होता है। सो ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, इस तरह बनेंगी, और उनका डायरेक्शन साउथ पोल की वजह से इनवर्ट रहेगा, लाइक दिस, ऐसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो इट मींस इधर इसका नॉर्थ पोल है, डन, दिस इज द साउथ पोल। अब क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो गया क्योंकि Q इज द नेबरिंग कॉइल ऑफ P, और वैसे भी ये सॉफ्ट आयरन कोर पर है, सॉफ्ट आयरन ज्यादा से ज्यादा फील्ड को लिंक कराने की कोशिश करता है। ओके, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है इसका मैग्नेटिक फील्ड भी तो बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो गया, ठीक है, और इसमें डिफ्लेक्शन आ गया, मतलब करंट आ गया, इंड्यूस करंट, उसका डायरेक्शन पता करना है, उसका डायरेक्शन अपने बनने वाले कोस को अपोज करने जैसा होगा। ठीक, अब ये किस रीजन से आया ये ढूंढना है। रीजन है कि जो सामने पोल नजर आ रहा है साउथ पोल, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है ना, दैट मींस साउथ पोल की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ये इसका मीनिंग है। अब एक साउथ पोल को दूसरा साउथ पोल ही तो रिपेल करता है, मतलब एक साउथ पोल को दूसरा साउथ पोल अपोज करेगा। इफ वी आर हैविंग टू मैग्नेट्स, ठीक है, एक साउथ पोल को दूसरा साउथ पोल ही तो भगाएगा या अपोज करेगा, इन अदर लैंग्वेज, इन अदर वर्ड। सो इट मींस जब इस वाली कॉइल में सोलेनॉइड में करंट फ्लो करेगा तो इस तरह से करना चाहिए कि उसका भी साउथ पोल इधर बन जाए, तभी तो ये साउथ इसको अपोज करेगा। अगर इसका साउथ इधर बन गया तो नॉर्थ इधर बनेगा, और नॉर्थ इधर बनेगा तो इस केस में करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट का डायरेक्शन ये है, अगर मैं इस पॉइंट को x और इस पॉइंट को y लिख दूं तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम x टू y, और इसमें डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स y, डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स y मतलब मिडल हो जाएगी इधर, ओके, टुवर्ड्स y, ये डिफ्लेक्शन होगा। डन, पहला को हो गया। अब इसका ही दूसरा केस, दूसरा केस क्या था, वेल k इज जस्ट रिलीज्ड, जस्ट रिलीज्ड। अब जब इसको रिलीज करोगे
अब ये करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा, करंट का डायरेक्शन तो नहीं बदला ना, बस करंट डिक्रीज ही तो हो रहा है। 5 का 4 3 2 1 0, करंट का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। करंट का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है तो मतलब ये साउथ पोल का साउथ पोल ही रहेगा। बट इस बार इस साउथ पोल की स्ट्रेंथ कम हो रही है, इस बार इस साउथ पोल की स्ट्रेंथ कम हो रही है क्योंकि करंट कम हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कम होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम होगा इसका, तो इसका साउथ पोल का स्ट्रेंथ कम होगा। अब इसमें जो इस इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ है इस केस में, इस वाले केस में, उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा, इट विल अपोज द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। ओके, कैसे अपोज करेगा? साउथ पोल की स्ट्रेंथ को कम होने से रोकना है। कौन रोकेगा? साउथ पोल की हेल्प करेगा नॉर्थ पोल, मतलब साउथ पोल के पास होना चाहिए नॉर्थ पोल। तो इधर क्या होगा? अब साउथ पोल, अगर इधर साउथ पोल है तो इधर करंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज। करंट विल फ्लो फ्रॉम y टू x, मतलब डिफ्लेक्शन हो गया अपोजिट टुवर्ड्स x, दैट इज व्हाई डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जर्व होता था सेकंड केस में। ओके, ये लेंस लॉ लगाकर ही तो करंट का डायरेक्शन आया है। सो आप इस डायग्राम को दो बार बनाएंगे और करंट का डायरेक्शन दोनों केसेस में अलग अलग दिखाएंगे, और पहले वाले केस में लिखोगे कि ये जस्ट प्रेस, उसका डायग्राम, दूसरे केस में लिखोगे कि ये जस्ट रिलीज, रिलीज में इसको रिलीज कर दिया, उसका डायग्राम। डन। ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, और उसमें लेंस लॉ लगाकर करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमें मिल जाता है। डन। नाउ सेकंड एक्सपेरिमेंट में लेंस लॉ लगाकर फिर से इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देखना है, देखते हैं कैसे। अब ये रेस्ट पर है, डिफ्लेक्शन 0 है। अगर आप इसको मूव करेंगे टुवर्ड्स द सोलेनॉइड तो डिफ्लेक्शन तो 0 नहीं रहने वाला, आपका इंड्यूस करंट आएगा। अभी देखो क्या होगा है, नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो इसके अंदर जो इंड्यूस करंट फ्लो होगा वो इस तरह से फ्लो होगा। रीजन क्या है? नॉर्थ पोल का पास आना, कि नॉर्थ पोल को पास आने से रोकना है। इंड्यूस करंट फ्लोज इन सच अ डायरेक्शन इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। अभी इंड्यूस करंट के प्रोडक्शन का रीजन है नॉर्थ पोल का पास आना, मूविंग टुवर्ड्स, उसका पास आना। तो एक नॉर्थ पोल को दूसरा नॉर्थ पोल रोक सकता है, दैट वी ऑल नो। एक नॉर्थ पोल को दूसरा नॉर्थ पोल रोक सकता है। सो इसके अंदर जब करंट फ्लो होगा इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, और ये ऐसे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा कि इसका नॉर्थ पोल इधर होगा और इसको ये अपोज करने की कोशिश करेगा। ओके, इसको ये अपोज करेगा, इधर नॉर्थ होगा तो इधर साउथ होगा, और साउथ में क्लॉकवाइज करंट होता है, क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज। If this point is x, this point is y, it means the current is flowing from y to x, deflection हो जाएगा towards x। फर्स्ट केस हो गया। When north pole, magnet का north pole is moving towards, तो डिफ्लेक्शन आया towards x। ओके, अब सेकेंड केस, अगर आप इसको अवे ले जाएंगे, अवे भाई रेस्ट पर तो आना नहीं है कुछ, या तो मोशन होना है तो टुवर्ड्स होगा, जा रहा होगा। अब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है और इसके अंदर न्यूज करंट का डायरेक्शन इस तरह से आएगा कि इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। नाउ द कॉज ऑफ प्रोडक्शन इज नॉर्थ पोल मूविंग अवे, उसको दूर जाने से रोकना है, तो उसको अट्रैक्ट करना होगा। नॉर्थ पोल को कौन अट्रैक्ट करता है भाई? नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है साउथ पोल। तो इधर साउथ होगा तभी तो इसको अट्रैक्ट करके रोकने की कोशिश करेगा, इधर साउथ होगा तो इधर नॉर्थ होगा, और इस बार नॉर्थ इधर है तो करंट का डायरेक्शन अब यहां पर एंटी क्लॉकवाइज होना है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आएगा, यू जाएगा फ्रॉम x टू y, डिफ्लेक्शन हो जाएगा इधर। ओके, तो करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तब डिफ्लेक्शन अपोजिट होता था ना, मतलब टुवर्ड्स, पहले टुवर्ड्स x था, अब टुवर्ड्स y, ये x है। ओके, लेंस लॉ से यहां पर भी डायरेक्शन ऑफ करंट एक्सप्लेन हो गया। डन। थर्ड एक्सपेरिमेंट में डायरेक्शन ऑफ करंट यूजिंग लेंस लॉ। आइए ऐसा देखेंगे। अभी कोई रेस्ट पर है तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज नहीं हो रहा, लिंक तो है पर चेंज नहीं हो रहा है, तो गैल्वेटिक रीडिंग 0 है, मतलब कोई करंट नहीं है। डन।
सो थर्ड एक्सपेरिमेंट में लेंज लॉ किस तरह से हमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताने वाला है, अब हम ये देखेंगे। ओके, देखो अभी तो ये रेस्ट पर है, तो अभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है इसमें, क्योंकि अभी जो एरिया लिंक्ड था वो चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर इंड्यूस करंट आने का रीजन क्या था? लिंक्ड एरिया विद द मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, लिंक्ड एरिया विद द मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो चेंज होता है। बाहर जाने पे वो डिक्रीज हो रहा था, और जब कोई अंदर लाते हैं आप वापस तो वो इंक्रीज होता है। ओके, तो जब आप इस कॉइल को बाहर लेकर आते हैं, मूविंग आउट, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस करंट ऐसे डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि इट विल अपोज द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन, एंड हियर द कॉज ऑफ प्रोडक्शन इज द कॉइल इज मूविंग आउट। तो इस कॉइल को अंदर खींचना है, इंड्यूस करंट ऐसे डायरेक्शन में आएगा कि इस कॉइल को अंदर खींचना है, मतलब इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह से फ्लो होगा कि उस करंट के फ्लो होने से जो फोर्स बनेगी वो इन्वर्ट हो जाए। देखो इस तरह से वो फोर्स इन्वर्ट हो जाएगी लाइक दिस। आपको याद है ना कि करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो फोर्स लगती है ILB sin थीटा, ये वो वाली फोर्स है ILB sin थीटा वाली फोर्स। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर रखा है। देखो ये भी तो ऐसी है, ये करंट आएगा भी इसमें इंड्यूस करंट, और मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर रखा हुआ है, तो उससे जो फोर्स आएगी वो ILB sin थीटा, ये वो फोर्स का डायरेक्शन है। तो करंट विल बी सच दैट करंट विल बी फ्लोइंग इन सच अ डायरेक्शन कि वो फोर्स इसको अंदर खींचेगी, ILB sin थीटा वाली फोर्स। देन इस फोर्स को निकालने का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, FBI फोर्स थंब मैग्नेटिक फील्ड B फर्स्ट फिंगर मिडिल फिंगर I करंट, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, फिंगर लाइक दिस टुवर्ड्स राइट। हमने यहां पर लिखे थे ना PQRS, तो अभी जो फिंगर करंट वाली फिंगर डायरेक्शन शो कर रही है हमें वो S2R लाइक दिस, S2R। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट आ जाएगा S2R। सो अभी जब ये कॉइल मूविंग आउट है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज S2R, S2R। ओके, अब जब आप इस कॉइल को अंदर लाएंगे, when the coil is being moved inward, अंदर लाएंगे तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगी, अपोज करेगी ना फोर्स, तो लेंज लॉ कहता है फोर्स अपोज करेगी। ठीक है, फोर्स ऐसे लगेगी तो फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लो। थंब डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो अब भी इनवर्ड ही है। नाउ चेक, थंब डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड अभी इनवर्ड ही है। नाउ दिस फिंगर मिडिल फिंगर इज फ्रॉम R to S, फ्रॉम R to S डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाता है फ्रॉम R to S। डिफ्लेक्शन चेंज होता था ना, जब आप इनवर्ट लेकर जाते थे, इसको इनवर्ट लेकर जाते थे तो डिफ्लेक्शन चेंज होता था। तो इनवर्ट जाने में R to S है डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है। इसको आप पूरे नाम से बोले हैं इंड्यूस्ड करंट। ओके, सिंपल करंट नहीं बोलेंगे इसको, इंड्यूस करंट। दिस I is induced current. So this is how we obtain the direction of induced current with the help of Lenz law. Okay? अब ये Lenz law बन तो गया डायरेक्शन ऑफ करंट बताने के लिए, इसका कोई बेस भी है क्या? किसी चीज के अकॉर्डिंग आया ये लॉ, कुछ पता है हमको या नहीं? इस चीज को कैसे करेंगे? चलो इसको समझते हैं। अभी पहले आप इन तीनों डायग्राम्स में अपने डायरेक्शंस ऑफ करंट को मार्क करें, एंड देन वी विल कम बैक विद दिस लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द लेक्चर टुडे। So students, we have almost completed the lecture today, but one more concept is remaining for today's lecture. और वो concept क्या है? That concept is actually related to law of conservation of energy. Law of conservation of energy क्या बोलता है? Energy can neither be created nor be destroyed, but it can only be transformed from one form to the other. मतलब आप एनर्जी को बना भी नहीं सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बस हम क्या करते हैं एनर्जी के साथ, उसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहां देखो तीनों एक्सपेरिमेंट में हमें क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है हमें। देखो यहां पर कॉइल क्यू में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला, यहां पर इस सोलेनोइड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला। आपने सेल दिया, इसको लगा करके बैटरी लगाई, क्या जनरेटर लगाया, नहीं, फिर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। यहां पर भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है इस कॉइल PQRS में। ओके, ये एनर्जी कहां से आ रही है?
क्या ये खुद ही क्रिएट हो रही है? अगर खुद क्रिएट हो जाएगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वैलिड नहीं रहेगा, इनवैलिड हो जाएगा। दिस इज इम्पॉसिबल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अ यूनिवर्सल लॉ, ये कभी वायलेट नहीं होता। ओके, अगर ये वायलेट नहीं होता तो फिर ये एनर्जी कहां से आ रही है? एक्सपेरिमेंट 2 का एग्जांपल लेते हैं। कहां से आ रही है एनर्जी? आप मैग्नेट को मूव कराते हो, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है। कौन सी एनर्जी आपने कन्वर्ट कराई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये पूछना है मेरा क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज कि व्हिच एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है तो कोई एनर्जी तो होगी जिसको आपने यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की है। देखो आप यहां पर आपने इस मैग्नेट को मूव कराने में एनर्जी नहीं लगाई क्या? अगर आप खुद इस मैग्नेट को खुद मूव करा रहे हो तब भी आपकी मैकेनिकल एनर्जी लगती है इस मैग्नेट को मूव कराने में। So it means mechanical energy moving the magnet is converted into the electrical energy of this filament. इस केस में भी इस सेल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बल्कि सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, तो इस सेल की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इस कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में मिलती है। वो आपको इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द नेबरिंग कॉइल। तो यहाँ पर भी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, क्रिएट नहीं हो रही है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो यहाँ की एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, बल्कि यहाँ की एनर्जी कन्वर्ट होकर इधर पहुंच गई। ऐसे ही इसकी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके आपने यहाँ भेजा। यहाँ पर भी इस कॉइल को आप मैकेनिकल एनर्जी से मूव इन मूव आउट कराते हैं, तो वो मैकेनिकल एनर्जी इसी कॉइल के अंदर आपको इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। तो इट मींस जो लेंज लॉ हमें डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है और होना भी चाहिए। लेंज लॉ ऐसे ही कोई बस किसी साइंटिस्ट ने बोल दिया और बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जिस साइंटिस्ट ने इस लेंज लॉ को बताया उसका नाम खुद का लेंज है। लेंज इज द नेम, लेंज वाज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। ओके, अब चेक कर सकते हैं। सपोज अगर यहां पर लेंज लॉ से उल्टी कहानी चलती, क्या चलती है उल्टी कहानी? ये दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल को दूर जाने से अपोज करने के लिए तो साउथ पोल आएगा, ये तो लेंज लॉ है। लेकिन अगर साउथ पोल नहीं आता, सपोज अगर साउथ पोल नहीं आता और नॉर्थ पोल आ जाए, इट इज मूविंग अवे और यहाँ नॉर्थ पोल आया है, तो नॉर्थ को रिपेल करेंगे, उसको और भगा देगा। मींस मैग्नेट खुद भाग जाएगा और खुद यहाँ पर एनर्जी बन जाएगी। इम्पॉसिबल टास्क। एनर्जी कभी सेल्फ क्रिएट नहीं होती, ठीक है? एनर्जी इज ऑलवेज कन्वर्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। तो दैट इज व्हाई यहां साउथ पोल ही होगा, वो इसको अट्रैक्ट करेगा, वो इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? और जिससे कि आपको इसे दूर ले जाने में मेहनत करनी होगी। यू विल हैव टू अप्लाई सम एनर्जी, दैट मैकेनिकल एनर्जी इन मूविंग इट अवे फ्रॉम द कॉइल इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ दिस कॉइल इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ। So it means Lenz's law is in accordance with law of conservation of energy. तो आप कह सकते हो conservation of energy, law of conservation of energy is not violated when we use Lenz's law to find out the direction of induced current in any of the cases. Okay? So आज का ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ लेक्चर के खत्म होते होते कि Lenz's law is in accordance with law of conservation of energy. Remember this. Lenz's law is in accordance with law of conservation of energy. Okay, so students, with this we have completed the lecture. और आज के लेक्चर में जो आपने फैराडेज एक्सपेरिमेंट सीखे वो बहुत डिटेल से सीखे बेटा, और जरूरी भी था क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं और बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो आते हैं वो इन एक्सपेरिमेंट्स की डीप नॉलेज से ही आप उनके आंसर कर पाएंगे, वो यहीं से आते हैं। ओके, सो अगर उन क्वेश्चंस को आपको डील करना है तो इन एक्सपेरिमेंट्स की डीप नॉलेज आपको चाहिए, ठीक है? एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन टुडे। ओके, हमने आज फैराडेज एक्सपेरिमेंट को सीखा, उनके ऑब्जर्वेशंस पॉइंट वाइज रिकॉर्ड किए, हर ऑब्जर्वेशन के कंक्लूजन को भी देखा, रिजल्ट फाइनली हर एक्सपेरिमेंट से क्या मिलता है वो चेक किया, हर ऑब्जर्वेशन का पर्टिकुलर रीजन भी ढूंढा और फिर हर एक्सपेरिमेंट में लेंज लॉ को दोनों केसेस में लगाया। जस्ट प्रेस, जस्ट रिलीज, मूविंग टुवर्ड्स, मूविंग अवे, मूविंग आउट, मूविंग इन, हर केस में लगाकर लेंज लॉ को हमने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट भी ऑब्टेन किया है। ओके, so that's all for the lecture today, and we will meet in the next lecture with another important topic, that is Faraday's law of electromagnetic induction. बहुत important topic है इस chapter के purpose से। Okay, so students, wish to see you in the next lecture. Till then, bye bye.